सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दीपक बुझा पर रोशनी छोड़ गया। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को और जानते हैं इसके विषय में। अध्याय 15, दीपक बुझा पर रोशनी छोड़ गया। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण के लेखक श्री घनश्याम दास बिलोड़ा हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति थे। वे गांधी जी के बहुत निकट सहयोगी और मित्र भी रहे। गांधी जी जब दिल्ली आते थे तो प्राय बिड़ला हाउस में ही ठहरते थे। बिड़ला जी ने गांधी जी को बहुत निकट से देखा था। इस पाठ में उन्होंने गांधी जी के जीवन की कई सर्वथा नवीन जानकारियों का रहस्योद्घाटन किया है। तो इसमें जो घनश्याम दास जी हैं, बिड़ला जी हमारे, उन्होंने गांधी जी के विषय में बताने की कोशिश करी है, उनके जीवन की कुछ घटनाओं को बताया है, क्योंकि वो उनके बहुत निकट के जान पहचान के व्यक्ति थे। गांधी जी से मेरा प्रथम संपर्क 1915 के जाड़ों में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका से नए नए ही आए थे और हम लोगों ने उनके शानदार स्वागत का आयोजन किया था। मैं उस समय केवल 22 साल का था। तो लेखक बता रहे हैं कि वो सबसे पहले गांधी जी से 1915 में मिले थे। वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उनके शानदार की भव्य तैयारियां की गई थी और उस समय लेखक 22 साल के थे। गांधी जी उस समय शक्ल सूरत कुछ यूं थी। सिर पर काठियावाड़ी साफा, एक लंबा अंगरखा गुजराती ढंग की धोती और पांव बिल्कुल नंगे। वह तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने ज्यों की त्यों नाचती है। तो बता रहे हैं गांधी जी के बारे में वर्णन करते हो कि उनकी वेशभूषा जब वो वहां से आए थे किस प्रकार की थी। उनके सिर पर काठियावाड़ी साफा था, जैसे पगड़ी की तरह ही होता है साफा। एक लंबा सा अंगरखा, यानी कि जिस प्रकार से टॉवल होता है उस प्रकार से ही वो होता है वस्त्र। गुजराती ढंग से उन्होंने धोती पहनी हुई थी और उनके जो पांव थे एकदम नंगे थे, पैरों में उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। वह तस्वीर आज भी मेरे आंखों के सामने, वो कह रहे हैं कि वो वाली जो तस्वीर मैंने गांधी जी की देखी थी वो मेरी आंखों के सामने आज भी ऐसे ही आती है। हमने कई जगहों पर उनका स्वागत किया। उनके बोलने का ढंग, भाषा और भाव बिल्कुल अनोखे मालूम पड़ते थे। न तो बोलने में कोई जोश, न अतिशयोक्ति, न कोई नमक मिर्च, सीधी सादी भाषा और वह भी हिंदी। क्या कह रहे हैं कि जब हमने उनका कई सारी जगह पर स्वागत किया था, जो उनका बोलने का वो जो ढंग था और जो भाषा थी वो बिल्कुल लोगों से उनको भिन्न बनाती थी। वो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते थे, उसमें नमक मसाले मिर्च नहीं लगाते थे, केवल सीधी सादी बातें करते थे और वो भी हिंदी भाषा में बोलते थे। हर सभा में वे एक बात दोहराते थे कि मेरे राजनीतिक गुरु की आज्ञा है कि सब चीजों का मैं 2 साल तक अध्ययन करूं और चटपट अपनी राय न दूं। नरम मिजाज गोखले की वे प्रशंसा मुझे अखरती और साथ ही साथ गांधी की स्पष्ट नीति कुछ असर भी करती थी। तो वो बता रहे हैं कि वो हमेशा हर भाषण में यही बात कहते थे कि मेरे जो गुरु हैं, राजनीतिक के जो मेरे गुरु, उन्होंने हमेशा कहा है किसी बात पे मैं जल्दी से फैसला ना दूं। 2 साल तक उस बात के बारे में, मैं किसी भी चीज के बारे में अगर मुझे फैसला देना है तो पहले उसके बारे में अध्ययन करूं। तो लेखक कह रहा है कि मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जो वो स्पष्ट नीति से जो बातें करते थे वो मुझे पसंद थी। गांधी जी को मैंने संत के रूप में देखा, राजनेता के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में देखा। मेरा ख्याल है कि अधिकतर लोग उन्हें संत या नेता के रूप में ही पहचानते हैं। मैं तो उनकी राजनीति का अनुगामी रहा, न उनके पीछे साधु बना। इसलिए जिस रूप में मुझे मोहित किया वह उनका मनुष्य रूप ही था। वो कह रहे हैं कि लोगों को गांधी जी अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कोई कोई उन्हें संत के रूप में देखता है, कोई नेता के रूप में देखता है, कोई मनुष्य के रूप में देखता है। लेकिन मैं हमेशा, जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें संत और नेता के रूप में ही जानते हैं। मैं उनकी राजनीति वाले रूप का अनुगामी तो रहा, यानी कि उसका मैंने अनुचरण तो किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया उनके मनुष्य रूप ने किया। वह उनका मनुष्य रूप ही था। वह किस तरह के मनुष्य थे यह मैं बता नहीं सकता, क्योंकि लोग उन्हें या तो महात्मा के रूप में जानते हैं या नेता के रूप में जानते हैं। मनुष्य के रूप में उन्हें जानने वाले गिने चुने लोग हैं। मुमकिन है पाठकों को उनका मनुष्य रूप जानने में दिलचस्पी हो। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें महात्मा के रूप में देखते हैं, नेता के रूप में देखते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उन्हें मनुष्य के रूप में जानते हैं। और शायद मैं जो वर्णन करने जा रहा हूं उसमें पाठकों को भी रुचि होगी। गांधी कमाल के आदमी थे। राजनीतिक नेता की हैसियत से वे अत्यंत कुशल तो थे ही। किसी से मैत्री करना या उनके लिए
करना यह उनके लिए चंद मिनटों का काम था। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब वे इंग्लैंड गए थे तो उनके दुश्मन सैमुअल होर से उनकी ऐसी मैत्री हुई कि अंत तक दोनों मित्र बने रहे। तो वो कह रहे कि गांधी जी कह रहे इतने कमाल के आदमी थे वो कि राजनीतिक में वो एकदम व्यवहार कुशल थे। जो उनको कार्य दिया जाता था वो एकदम निष्ठा के साथ पूर्ण करते थे। और अगर किसी से दोस्ती करना हो तो ये उनके लिए केवल मिनटों का खेल था। जब वो इंग्लैंड गए थे जहां पर द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गए थे, तो वहां पर उनके एक दुश्मन उनसे मिले थे, सैमुअल होर। लेकिन उन्होंने उनके साथ भी मित्रता कर ली और ऐसी पक्की वाली मित्रता की, ऐसी पक्की वाली उनकी दोस्ती थी कि जब तक उनका अंत समय नहीं आया वो दोनों दोस्त रहे। गांधी जी इनसे भी मित्रता करते थे, छोटी चीजों में वे उनके गुलाम बन जाते थे, लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती थी वहां जमकर लड़ाई होती। इनमें भी गांधी जी कटुता नहीं लाते थे। क्या कह रहे हैं इसमें लेखक आगे कह रहे हैं कि गांधी जी जिससे भी मित्रता करते थे, जिससे भी दोस्ती करते थे, वो छोटी छोटी उनकी बातें मानने लगते थे। लेकिन जब भी सिद्धांत की बात होती, यानी कि अपना मत सामने रखने की बात होती, तो वो अपनी बात रखने के लिए उस व्यक्ति से लड़ाई तक कर लेते थे। लेकिन जो उनकी लड़ाई थी उसमें भी कभी कड़वाहट नहीं आती थी। निर्णय करने के मामले में गांधी जी न केवल दक्ष थे बल्कि साहसी भी थे। चोरी चोरा के कांड को लेकर सत्याग्रह स्थापित करना और हिमगिरी जितनी अपनी भूल मान लेना, इसमें काफी साहस की जरूरत थी। हर चीज का निर्णय वो बहुत दक्षता के साथ करते थे, बहुत चतुरता के साथ करते थे। उनके अंदर साहस भरा हुआ था। जब चोरी चोरा कांड हुआ और उन्हें जब सत्याग्रह, लोगों में सत्याग्रह की भावना लानी थी, सत्याग्रह आंदोलन करना था, तो उनसे जो भी गलतियां हुई थी उन्होंने एकदम से मान लिया, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो वो एकदम उसको स्वीकार कर लेते। और ऐसी गलती स्वीकार करने के लिए लेखक कह रहे बहुत साहस की आवश्यकता होती है, जो कि गांधी जी में था। सत्याग्रह स्थगित करने पर वे उन लोगों के रोष का शिकार बने, गालियां खाई, मित्रों को काफी निराश किया, पर अपना दृढ़ निश्चय उन्होंने नहीं छोड़ा। जब उन्होंने सत्याग्रह को, आंदोलन को समाप्त कर दिया था, तो लोगों को बहुत गुस्सा आया था उनके ऊपर। लोगों ने गालियां दी उन्हें बहुत सारी, बहुत लोग उनसे निराश हुए, लेकिन उन्होंने तब भी अपने निश्चय को नहीं छोड़ा, वो अपने निश्चय पर टिके रहे। साल 1937 में कांग्रेस ने जब गवर्नमेंट बनना स्वीकार किया, तब गांधी जी के निर्णय से प्रभावित होकर कांग्रेस ने ऐसा किया। 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनाई गई उस समय, तो गांधी जी के कहने पर ही ये बनी थी। गांधी जी ने जहां कदम बढ़ाया सब चल पड़े। पर कांग्रेस के नायकों में उस समय झिझक थी, वे शंकाशील थे। तो गांधी जी तो ऐसा ही करते थे, जिधर भी वो कदम बढ़ा लेते थे, जिधर जिस ओर वो जाते थे लाखों लोग उनके पीछे आ जाते थे। साल 1942 में जब क्रिप्स आए, तब हाल इसके विपरीत था। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स की सलाह मान ली जाए और क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, पर गांधी जी टस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भारत छोड़ो की धुन छेड़ी और लड़ पड़े। उस समय भी उन्होंने निर्णय करने में काफी साहस का परिचय दिया। सन 1942 में जब क्रिप्स आए थे भारत में अपने प्रस्ताव को लेकर, तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि उस प्रस्ताव को मान लिया जाए, लेकिन गांधी जी ने उन लोगों की बात नहीं मानी और अपने ही निर्णय पर टिके रहे, वहां से डिगे नहीं जरा सा भी। और फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ और लगातार वो लड़ते रहे। इस निर्णय के लिए भी काफी साहस की आवश्यकता थी जो गांधी जी ने दिखाया। उनमें आत्मीयता भी कूट कूट कर भरी थी। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम था। गांधी जी दिल्ली आए थे। उनकी गाड़ी सुबह 4 बजे स्टेशन पर पहुंची। मैं उन्हें लेने गया। पता चला कि 1 घंटे बाद ही जाने वाली गाड़ी से वे अहमदाबाद जा रहे हैं। मैंने पूछा, एक दिन ठहरकर नहीं जा सकते? वो बता रहे हैं गांधी जी के अंदर आत्मीयता थी। आत्मीयता यानी कि अपनेपन का भाव भी बहुत था। एक बार की बात है, बता रहे हैं लेखक एक घटना को, कि जाड़े का मौसम था, गांधी जी दिल्ली आए थे। उनकी जो गाड़ी थी सुबह 4 बजे आई थी स्टेशन पर। मैं उन्हें लेने के लिए पहुंचा, तो मुझे पता चलता है कि 1 घंटे बाद ही वो अगली ट्रेन से अहमदाबाद जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि आप रुक नहीं सकते? उन्होंने कहा जाना आवश्यक है। मैं निराश हो गया। उन्होंने फिर पूछा क्यों? मैंने कहा घर में कोई बीमार है, मृत्युशैया पर है, आपके दर्शन करना चाहती है। गांधी जी ने कहा मैं अभी चलूंगा। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप वो एक दिन नहीं रुक सकते? उन्होंने कहा मेरा जाना जरूरी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे उदास देखा। तो मैंने बताया कि मेरे घर पर कोई बीमार है, मृत्युशैया पर है, मृत्यु से लड़ रहा है और आपके दर्शन करना चाहता है। उन्होंने कहा, एकदम से उन्होंने कह दिया कि मैं अभी चलूंगा। मैंने कहा
इस जाड़े में लेकर जाकर मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। उन दिनों मोटरें भी खुली होती थी, जाड़ा और ऊपर से हवाएं चल रही थी, पर उनके आग्रह के बाद मैं लाचार हो गया। मैं उन्हें दिल्ली से कोई 15 मील दूर ले गया। वहां उन्होंने रोगी से बात की और दिल्ली छावनी पर अपनी गाड़ी पकड़ी। तो मैंने कहा भी उनसे कि बहुत जाड़ा हो रहा है, आपको परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फिर मैं उनको अपनी पत्नी के पास लेकर गया। 15 मील दूर का सफर था, बहुत हवाएं चल रही थी, बहुत ठंड पड़ रही थी। उन्होंने जाकर मेरी पत्नी से बात की और फिर वो दिल्ली वापस आ गई जहां पर उनकी गाड़ी आनी थी। उन्होंने गाड़ी पकड़ी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आदमी मेरी जरा सी प्रार्थना पर कड़ाके की जड़ में इतना कष्ट उठा सकता है, पर यह उनकी आत्मीयता थी। मृत्युशैया पर सोने वाली वह मेरी धर्मपत्नी थी। वो कह रहे कि मुझे आश्चर्य हुआ कि आदमी ऐसा भी कर सकता है, केवल मैंने जरा सी प्रार्थना की और वो इतनी ठंड को झेलकर मेरे घर आ गया। ये था उनका अपनापन। गांधी जी को जब गोली लगी उस समय मैं प्लानी में था। करीब 6 बजे कॉलेज के छात्र दौड़ते हुए आए और उन्होंने रेडियो की खबर बताई कि किस तरह गांधी जी चल बसे। बता रहे हैं वो गांधी जी को जिस समय गोली लगी थी, उनकी हत्या हुई थी, तो वो उस समय पिलानी में थे। करीब 6 बजे का समय था। जो कॉलेज के छात्र थे वो दौड़ कर आए। उन्होंने रेडियो पर चलती हुई खबर बताई कि गांधी जी चल बसे हैं। सन्नाटा छा गया। मैंने रात में ही वापस आने की ठानी, पर तय हुआ कि सुबह वायुयान से जाने पर जल्दी पहुंच सकेंगे। सोया पर रात भर बेचैनी रही। दिल्ली पहुंचा तो बापू को पड़ा पाया, वही प्रसन्न मुद्रा, वही क्षमा भाव, वही मुस्कान। पर अब तो वह देखने भी नहीं आएगा। एक दीपक बुझ गया, पर हमारे लिए रोशनी छोड़ गया। तो मैं रात को ही आना चाहता था, लेकिन फिर सबसे सलाह मशवरा हुए। सबने कहा सुबह वायुयान से, हवाई जहाज से जाना ही ठीक रहेगा, जिससे समय पर पहुंच पाएंगे। पूरी रात मुझे अजीब से बेचैनी रही। जब मैं सुबह दिल्ली पहुंचा तो बापू जी का शव वहां पर रखा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही क्षमा की भावना थी और हंसता हुआ चेहरा था। और अब मुझे लग रहा था अब तो ये वापस हमें कभी भी देखने नहीं आ पाएंगे। ऐसा ही मेरे मन से आवाज लगी कि एक जो दीपक था, जो संसार को प्रकाशित कर रहा था अपने प्रकाश से, वो चला गया है, लेकिन वो हमारे लिए एक रोशनी छोड़ गया है। यानी कि वो हमारे लिए आशा की किरण छोड़कर गया है कि हमें आगे अपने जीवन में किस पथ पर बढ़ना है। तो इसका उद्देश्य जीवन जीने की सीख देना। शब्दार्थ कर लेते हैं। एक प्रकार की लंबी मर्दाना पोशाक, मोहित, मुग्ध, रोष, क्रोध, अनुगामी, अनुसरण करने वाला, सिद्धांत, भली भांति सोच विचार कर स्थित किया हुआ मत। तो ये थे पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से कौन आए थे? जवाहरलाल, गांधी जी, गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे गांधी जी। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। अगला करते हैं। लेखक को गांधी जी का कौन सा रूप अच्छा लगा? राजनेता का रूप, मनुष्य रूप, संत रूप, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक को गांधी जी का मनुष्य वाला रूप पसंद आया था, मनुष्य रूप अच्छा लगा था, बी विकल्प सही है। गांधी जी को लोग किस रूप में जानते हैं? मनुष्य रूप में, महात्मा रूप में, संत रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर लोग जो गांधी जी को जानते हैं वो महात्मा रूप में जानते हैं। तो बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। गांधी जी सिद्धांत पर क्या करते थे? प्रेम, मित्रता, लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सिद्धांतों की बात हो तो गांधी जी सिद्धांतों के लिए लड़ाई भी कर लेते थे। यहाँ पर बी लिखा है, जबकि यहाँ पर सी होना चाहिए, तो सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। गांधी जी में क्या कूट कूट कर भरी थी? दृढ़ता, आत्मीयता, कलात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी में भरी हुई थी वो थी आत्मीयता, बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्ठक में दो दो शब्द हैं, एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। हम लोगों ने उनके शानदार रिक्त स्थान का आयोजन किया। तो स्वागत निवेदन तो आ जाएगा स्वागत लिखेंगे। गांधी जी को मैंने रिक्त स्थान के रूप में देखा। संत, महंत, तो क्या आ जाएगा संत।
रिक्त स्थान के रूप में उन्हें जानने वाले गिने चुने लोग हैं तो मनुष्य। रिक्त स्थान भी कूट कूट कर भरी थी, आत्मीयता विनम्रता तो आत्मीयता, आत्मीयता आ जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान और भाव बिल्कुल अनोखे मालूम पड़ते थे तो भाषा आ जाएगा, भाषा और भाव, क्योंकि भाव तो लिखा हुआ ही है। तो बच्चों हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। उसके बाद जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का शेष स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जिससे आप ये कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा, पाठ के माध्यम से गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुणों के बारे में हमने जाना, जो कि हमें सीख देते हैं कि हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।